डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य के इतिहास को भारतीय परंपरा के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया से जोड़कर देखने की दृष्टि दी है। न परंपरा का अंधा अनुकरण सही है, न सर्वथा त्याग। जरूरत है उसके मूल्यांकन की, वह विवेक पैदा करने की जिससे हम अपनी परंपरा के प्रगतिशील तत्वों का विवेचन कर सकें। परंपरा में आलोचना के बीज पहले से मौजूद रहते हैं। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है। परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। यह पीढ़ियों को जोड़ती है। यह वह जीवंत और उपयोगी तत्व है जो युगों से हमें प्राप्त होती है। उसमें निरंतरता होती है, इसलिए परंपरा रूढ़ि से अलग होती है। परंपरा में रुकावट आने पर वह रूढ़ि बन जाती है। अतः जो लोग वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, उनमें भी परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम नया साहित्य या नए समाज की रचना करने की आकांक्षा रखते हैं, तो हमें अपना मूल, अपनी परंपरा, अपना पुराना सब कुछ जानना होगा। भारतीय समाज और साहित्य में उथल पुथल का दौर हमेशा रहा है। अतः जब भी साहित्य की रचना की बात होगी, तब तब समाज को केंद्र में रखना होगा। समाज के यथार्थवादी स्वरूप का आकलन या मूल्यांकन साहित्य द्वारा ही संभव है। अतः मूल्यांकन करते वक्त यह ख्याल रखना होगा कि वर्तमान काल में जनता के लिए रचा गया साहित्य कहाँ तक उपयोगी है, तथा यह भी जानना होगा कि यह साहित्य अभ्युदयशील वर्ग अथवा ह्रासमान वर्ग या संपत्तिशाली वर्ग या संपत्तिहीन वर्ग का साहित्य है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। आपने अब तक जितना भी निबंध पढ़ा, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप देखिए, जिस आधार पर हम इतने अंश को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो परंपरा का मूल्यांकन की बात करते हैं। तो परंपरा किसे कहते हैं? तो परंपरा चली आती हुई ऐसी प्रणाली जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। और मूल्यांकन का अर्थ है आकलन या जांचना। रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन की बात करते हैं, साहित्य में परंपरा के मूल्यांकन की बात करते हैं। आगे आपने पढ़ा था कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वहाँ आपने पढ़ा था ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत वे लोग के लिए है जो कहते हैं कि वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की संरचना जो करना चाहते हैं, वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की जो संरचना करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। आगे के निबंध में आपने देखा है कि रामविलास शर्मा ने साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन के लिए जो आधार निर्धारित किए हैं, वो आप देखिए। उसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैंने बांटा है। सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जिससे पता चले कि यह साहित्य शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों का प्रतिबिंब करता है, बनता है अथवा नहीं। शोषक वर्ग के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों का प्रतिबिंब वह साहित्य है या नहीं, इस आधार पर वे कहते हैं कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा, शोषित जनता जिनका शोषण हो रहा है, शोषित जनता के श्रम को ध्यान में रखकर साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन के ये आधार में है कि शोषित जनता वैसी जनता जो शोषित हो रही है, और शोषक वर्ग की जब बात करते हैं तो ऐसा वर्ग जो शोषण कर रहा है। जो शोषण कर रहा है वह शोषक वर्ग, और जो शोषित हो रही है वह शोषित वर्ग यानी शोषित जनता। तो शोषित जनता के श्रम को ध्यान में रखकर साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन किया जाए। आगे वो कहते हैं कि साहित्य वर्तमान में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है, इस आधार पर भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि जो साहित्य रचा जा रहा है वर्तमान में, वह वर्तमान में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है। आगे देखिए, वे बात करते हैं अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य। अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य, अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य क्या है? तो वह वर्ग जिसका विकास हो रहा है, अभ्युदय यानी उदय, जिसका उदय हो रहा है। तो जिसका विकास हो रहा है, जिसका उदय हो रहा है, वह कौन सा साहित्य है? तो अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य। यह वर्ग कौन सा कहलाएगा? समाजवादियों का, समाजवाद का, अथवा ह्रासमान वर्ग का साहित्य। वे कहते हैं कि जब हम साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करेंगे तो हमें इस आधार पर भी मूल्यांकन करना होगा कि जो साहित्य रचा जा रहा है वह साहित्य अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है अथवा ह्रासमान वर्ग का साहित्य। ह्रासमान
यानी जिसका पतन हो रहा है, यानी पतन की ओर उन्मुख, और वर्तमान में पतन की ओर उन्मुख जो है वो है पूंजीवाद। और समाजवाद के विकास की हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा समाज जो हो वह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित हो। तो यहाँ देखिए, अपने आगे महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने लिख ही डाला है कि समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था। कहते हैं कि साहित्य की परंपरा के मूल्यांकन का जब हम आधार निर्धारित करेंगे, जिस आधार पर मूल्यांकन करेंगे, तो हम यह देखेंगे कि वह साहित्य समाजवादी व्यवस्था के लिए उपयोगी है या पूंजीवादी व्यवस्था के लिए उस साहित्य में क्या दर्शाना होगा। आगे देखिए, वे कहते हैं कि साहित्य का भाव पक्ष विचार पक्ष की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। साहित्य में जो भाव पक्ष होता है वह अपेक्षाकृत विचार पक्ष के अधिक देर तक ठहरने वाला है, लंबा जाता है साहित्य। निबंध के अब तक के अंश में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम आगे के अंश को पढ़ेंगे, देखेंगे कि रामविलास शर्मा आगे निबंध में क्या कहते हैं। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन जा रहा हो। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत क्या यूरोप पुराने कवियों को घोंटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का दोबारा उत्पन्न होना इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं हुआ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्यता निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया।